नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कर्नाटक में सत्ता साझेदार यानी पावर शेयरिंग को लेकर कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के समर्थक 10 कांग्रेस विधायक गुरुवार को दिल्ली पहुंचे और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मिलने का दबाव बढ़ाया। सूत्रों के अनुसार ये विधायक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करेंगे। उनका कहना है कि 2.5 साल पहले किए गए वादे को पूरा किया जाए। दिल्ली आए विधायकों में दिनेश गुलीगौड़ा, रवि गानिका और गुब्बी वासु शामिल हैं। शुक्रवार को और विधायक अनेकल शिवन्ना, नील मंगला श्रीनिवास, इकबाल हुसैन, कुणिगल, रागनाथ, शिवगंगा, वसवराजू और बालकृष्णा जुड़ने वाले हैं। विधायक इकबाल हुसैन ने इंडिया टुडे से कहा कि मैं सोना हीरा मांगने नहीं जा रहा हूं, मैं डीके शिव कुमार के लिए जा रहा हूं। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई कर्नाटक एमएलए से अपने घर पर मिलने को कहा। सुरक्षा कारणों से थोड़ी देर गेट पर रुकावट हुई, लेकिन बाद में खड़गे ने सभी विधायकों से मुलाकात की और उनकी बात सुनी। इस कदम को पार्टी में सत्ता रोटेशन और नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि महायुति के साथी दल आपस में ही लड़ रहे हैं। उन्होंने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की दिल्ली यात्रा को लेकर लाचार होकर की गई यात्रा बताया। उद्धव ठाकरे ने कहा, ये लोग अब अपने बीच ही लड़ रहे हैं। कोई दिल्ली ये कहकर आ गया है कि उसे पीटा गया। आखिरी कैसी लाचारी है। उन्होंने सरकार को लेकर भी हमला बोला और चुनाव से पहले की रेवड़ियों पर तंज कसते हुए कहा, आज की राजनीति में दूसरों की स्कीम रेवड़ी और अपनी स्कीम एहसान कहलाती है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब शिंदे गुट के कई मंत्री बीजेपी पर नेताओं को तोड़ने का आरोप लगाते हुए कैबिनेट मीटिंग से दूर रहे। बाद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के बीच बात हुई और तय हुआ कि गठबंधन दल एक दूसरे के नेताओं को नहीं तोड़ेंगे। इसके बाद शिंदे ने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। इसी बीच एनसीपी शरद पवार के प्रवक्ता क्लाइड कास्ट्रो ने दावा किया कि बीजेपी ने शिंदे गुट को डांटना पहले से प्लान किया हुआ था, जिसे लगता है कि अब बीजेपी को शिंदे की जरूरत नहीं रही। उन्होंने कहा कि शिंदे को अब हकीकत समझनी चाहिए, वरना उन्हें अपमानजनक तरीके से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा भारतीय किसान संघ और मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार फिर आमने सामने है। काफी वक्त से संघ और सरकार के बीच शह एवं मात का खेल चल रहा है। 2 दिन पहले सरकार और संघ के बीच वार्ता हुई थी। खबर आई थी संघर्ष विराम हो गया है, लेकिन बात एक बार फिर अल्टीमेटम तक पहुंच गई। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव अगुवाई वाली सरकार इस साल के आरंभ में लैंड पूलिंग एक्ट लेकर आई थी। इस एक्ट के तहत सरकार किसी भी जमीन का अधिग्रहण सशर्त कर सकती है। एक्ट आने के बाद से इसका प्रदेश भर में विरोध हो रहा है। सबसे तीखा विरोध उज्जैन में चल रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन से ही लगातार तीसरी बार विधायक हैं। वो उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे हैं। किसानों की जमीन के अधिग्रहण के विरोध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा भारतीय किसान महासंघ एक्शन में है। किसान संघ का आरोप है कि संघस्थ के नाम पर उज्जैन में 17 गांवों के किसानों की हजारों हेक्टेयर जमीन जबरिया हथियाई जा रही है। उज्जैन में साल 2028 में सिंहस्थ का आयोजन है। भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय सचिव मोहन मिश्र और अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारी कुलकर्णी दिनेश मीतो महीने उज्जैन पहुंचे। आंदोलन की अगुवाई की मोहनी मिश्र ने तो खुलेआम अनेक आरोप मरते हुए यह तो कह दिया कि मोहन यादव केंद्रीय गृह मंत्री के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। मिश्रा ने यह भी कहा, किसान अगर सरकार बनवाना जानता है तो सरकार को हटाना भी जानता है। ऐसे ही तेवर दिनेश कुलकर्णी ने दिखाए। किसान संघ के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने सत्य हिंदी से कहा कि दिल्ली बात पहुंचा दी गई है, नेतृत्व केंद्र के टच में है। उन्होंने कहा कि कुल 48 घंटों का अल्टीमेटम मध्य प्रदेश की सरकार को दिया गया है। अगर बात नहीं बनी तो पूर्व घोषित आंदोलन आरंभ कर दिया जाएगा। किसान उज्जैन में जुटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA ने गुरुवार को जम्मू स्थित अंग्रेजी दैनिक कश्मीर टाइम्स के कार्यालय पर छापा मारा। मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि एजेंसी को तलाशी के दौरान AK-47 राइफल के कई कारतूस, पिस्तौल की गोलियां और हैंड ग्रेनेड की पिन बरामद किए गए। रिपोर्ट के अनुसार SIA ने पूरे दफ्तर की गहन तलाशी ली, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। ये कार्रवाई उस FIR के तहत हुई है जिसमें अखबार और उसके प्रमोटरों पर देश विरोधी गतिविधियों का बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली में कार ब्लास्ट और 3 राज्यों में फैले व्हाइट
कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच अलग अलग एजेंसियां कर रही हैं। इसी बीच फरीदाबाद पुलिस ने एक अलग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई है। ये टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी की गतिविधियों की जांच करेगी, क्योंकि इस मामले में यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों ने एक कैब ड्राइवर, एक मौलवी और एक उर्दू टीचर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। फरीदाबाद पुलिस के अनुसार एसआईटी में 2 असिस्टेंट कमिश्नर, 1 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। ये टीम यूनिवर्सिटी के कामकाज पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने गुरुवार को लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके मामले में 4 और मुख्य आरोपियों को 10 दिन की कस्टडी में ले लिया है। इसके साथ ही इस केस में कुल गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़कर अब 6 हो गई है। ये चारों आरोपी श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से एनआईए की हिरासत में लिए गए हैं। उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट के जिला सेशंस जज के प्रोटेक्शन ऑर्डर पर दिल्ली लाया गया और कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया है। देश में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के काम के दौरान 3 राज्यों केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 3 बीएलओ की मौत हो चुकी है। बंगाल में एक बीएलओ की मौत कथित तौर पर आत्महत्या के कारण हुई। बढ़ते मामलों के बाद एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सवाल गंभीर होते जा रहे हैं और संस्थागत जिम्मेदारी पर भी चर्चा तेज है। बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आदिवासी महिला शांति मुनि एक्का ने एसआईआर के असहनीय दबाव के कारण अपनी जान ले ली। ममता का दावा है कि एसआईआर शुरू होने के बाद अब तक कुल 28 लोगों की मौत हो चुकी है, कुछ डर और अनिश्चितता के कारण तो कुछ तनाव और काम के बोझ के कारण। इससे पहले रविवार को केरल के बीएलओ अनीश जॉर्ज, जो कि एक स्कूल अटेंडेंट थे, घर में आत्महत्या की। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत को आत्महत्या बताया गया। परिवार का कहना है कि वो अतिरिक्त काम के तनाव में थे। 3 राज्यों में लगातार हो रही इन मौतों ने एसआईआर की प्रक्रिया और बीएलओ पर काम के दबाव को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है। कई सेवा संगठनों से जुड़े केरल के बीएलओ ने अधिक काम और तनाव का आरोप लगाते हुए 1 दिन की हड़ताल की। तमिलनाडु में फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस ऑफ रेवेन्यू एम्प्लॉइज यानी फेरा ने मंगलवार से एसआईआर का बहिष्कार करने की घोषणा की। फेरा का कहना है कि बीएलओ, सुपरवाइजर, नगर निकायों के कर्मचारी, शिक्षक और एरो लगातार बहुत ज्यादा काम के बोझ में दबे हुए हैं। कुछ कलेक्टर तो आधी रात तक समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और दिन में 3 वीडियो कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। फेरा के एक पदाधिकारी ने द प्रिंट से कहा कि जमीनी हकीकत को देखे बिना योजना के एसआईआर को बहुत जल्दबाजी में आगे बढ़ाया जा रहा है। बिहार के बाद बंगाल सहित कई राज्यों में चुनाव आयोग के निर्देश पर वोटर लिस्ट का एसआईआर शुरू किया गया। पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसका तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं ने विरोध किया है। अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के संबंध में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा है। उन्होंने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के बारे में चिंता जाहिर की। ममता ने कहा, एसआईआर का काम अस्त व्यस्त, बिना प्लान के और खतरनाक है। बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर को सही ट्रेनिंग, सपोर्ट या समय नहीं मिला है। काम के बोझ की वजह से डेटा में गलतियां हो रही हैं। असली वोटरों के वोट देने के अधिकार से वंचित होने का खतरा है। ममता बनर्जी ने आगे कहा, बीएलओ को इंसानी हद से ज्यादा काम दिया जा रहा है। कई बीएलओ अपने रेगुलर काम के साथ साथ घर घर जाकर सर्वे भी कर रहे हैं। उन्हें सर्वर फेलियर, डेटा मिसमैच और सीमित ऑनलाइन सपोर्ट का सामना करना पड़ रहा है। देरी होने पर डिसिप्लिनरी एक्शन की धमकी दी जा रही है। बिना किसी वजह की कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी ने मांग की है कि एसआईआर को तुरंत रोका जाए। चुनाव आयोग जबरदस्ती के तरीके और डराना धमकाना बंद करे। सही ट्रेनिंग, सपोर्ट और टाइमलाइन में बदलाव करे। टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने सवाल उठाया कि यूआईडीएआई ने पश्चिम बंगाल के डीएक्टिवेटेड आधार नंबरों की सूची चुनाव आयोग को कैसे देती, जबकि पहले वो कह चुका था कि ऐसी स्टेट वाइज सूची मौजूद नहीं है। गोखले ने एक्स पर पोस्ट किया कि चुनाव आयोग और मोदी सरकार का यूआईडीएआई वोट चोरी के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में यूआईडीएआई ने 30 से 32 लाख डीएक्टिवेटेड आधार नंबर चुनाव आयोग को दिए हैं और कहा ये नंबर मरे हुए लोगों के हैं। गोखले ने कहा, पिछले साल यूआईडीएआई ने उन्हें लिखित जवाब में बताया था कि उनके पास स्टेट वाइज और कारण वाइज डीएक्टिवेशन का डेटा नहीं है।
UIDAI ने यह भी बताया था उस समय तक कुल 103 लाख आधार कार्ड डीएक्टिवेट किए जा चुके थे, जिनमें से 82 लाख उन लोगों के थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। गूगल ने आरोप लगाया कि UIDAI ने मुझे लिखकर कहा था कि उनके पास राज्यों के हिसाब से डेटा नहीं है। फिर पश्चिम बंगाल के 30 लाख आधार नंबरों की सूची कहां से आई? इस बयान के बाद आधार डेटा और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। आरजेडी ने बिहार में मंत्री पद की शपथ लेने वाले एनडीए के विधायकों पर निशाना साधा है। आरजेडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जो लोग महागठबंधन पर वंशवादी राजनीति करने का आरोप लगाते थे, वही वंशवादी राजनीति कर रहे हैं। आरजेडी ने शपथ लेने वाले 10 विधायकों का नाम लेते हुए बताया कि वो किन नेताओं के रिश्तेदार हैं। उन्होंने जीतन राम मांझी, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, शीर्ष सिंह, रमा निषाद, दीपक प्रकाश, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, नितिन नवीन, अनिल कुमार और लेश सिंह का जिक्र करते हुए बताया है कि वो किन राजनेताओं के रिश्तेदार हैं। आरजेडी ने तंज करते हुए लिखा है, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं परिवारवाद के घोर विरोधी प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विशेष स्नेह एवं आशीर्वाद से बिहार की राजनीति से परिवारवाद को समाप्त करके एक नए बिहार का निर्माण करूंगा। बिहार में एनडीए की जीत के बाद कल नीतीश कुमार के अलावा 26 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। अमेरिका ने भारत को 2 अहम हथियार बेचने के सौदे को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका ने भारत को 92.8 मिलियन डॉलर यानी लगभग 823 करोड़ रुपए के हथियार बेचने की मंजूरी दी है। भारत को जो हथियार बेचे जाएंगे उनमें जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल और एक्सकैलिबर प्रिसिशन आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल शामिल है। ये ऐसे गोले हैं जो सटीक निशाना लगा सकते हैं। ये सौदा भारत के पीएम मोदी की वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के 9 महीने बाद हुआ है। यहाँ दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर प्रतिबद्धता जताई थी। ऐसी खबरें हैं कि ट्रंप ने भारत से अमेरिका में बने और अधिक हथियार खरीदने की अपील की थी। भारत ने गुरुवार को अफगान जनता के लिए अपना समर्थन दोहराया और कहा कि दोनों देशों के बीच संपर्क और व्यापार बढ़ाया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये संदेश अफगानिस्तान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी से मुलाकात के दौरान दिया। अजीजी तालिबान सरकार के दूसरे मंत्री हैं जिन्हें पिछले 1 महीने में हैदराबाद हाउस में भारत ने मेजबानी की है। भारत ने कहा है कि वह अफगान लोगों की भलाई और विकास के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है। ब्राजील के बेलेम में होने वाले COP30 सम्मेलन के वेन्यू पर गुरुवार को अचानक आग लग गई। राहत की बात यह है कि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। आग लगने के समय भारतीय प्रतिनिधिमंडल के करीब 20 सदस्य, जिनमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी शामिल थे, उसी जगह मौजूद थे। अधिकारी ने बताया कि सभी को तुरंत सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचा दिया गया है और वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं और आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को साउथ अफ्रीका के 3 दिन के दौरे की शुरुआत की। वो वहां अफ्रीका में हो रहे पहले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। जोहान्सबर्ग में रहने के दौरान प्रधानमंत्री छठे IBS समिट में भी भाग लेंगे, जो G20 के साथ साथ आयोजित किया जा रहा है। अपने रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि वो समिट में भारत का दृष्टिकोण पेश करेंगे, जो हमारी सोच वसुदैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया को जोड़ने और वैश्विक मुद्दों पर सकारात्मक समाधान देने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि हाल ही में इजरायल के साथ युद्ध के दौरान जिन ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ था, उन्हें संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी संगठन IAEA को अभी नहीं दिखाया जाएगा। अरागची ने गुरुवार को अपने टेलीग्राम चैनल पर दिए एक इंटरव्यू में कहा कि जब तक ईरान IAEA और दूसरे देशों के बीच किसी स्पष्ट समझौते पर सहमति नहीं बन जाती, तब तक उन साइट्स पर किसी तरह का सहयोग या जांच संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन सुविधाओं पर हमला हुआ है उनकी अपनी अलग कहानी है और जांच का फैसला तभी होगा जब सभी पक्ष किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.